नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रिक स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटी मास्टर क्लास और ये है पार्ट 05। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद में उतरने वाले हैं, भाग 1 और भाग 2। ये वो हिस्से हैं जो दो बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब देते हैं। पहला कि ये भारत देश, इसकी जमीन, इसकी सीमाएं, ये हैं क्या? और दूसरा, इस जमीन पर रहने वाला भारतीय कौन है? सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये अनुच्छेद रटना एक बात है, पर इनके पीछे की सोच को समझना वो बिल्कुल दूसरी। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन कानूनी शब्दों के पीछे की कहानी को बाहर निकालें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अनुच्छेद 1 से 11 तक की गिनती नहीं है। ये एक नए राष्ट्र की अपनी पहचान बनाने की कोशिश है। भाग 1 को आप एक तरह से भारत का भौगोलिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो बताता है कि इस देश की शक्ल सूरत कैसी होगी। और भाग 2 वो उस ब्लूप्रिंट पर रहने वाले लोगों की परिभाषा तय करता है। अच्छा, मतलब हम भारत के लोग में वो हम कौन है? बिल्कुल। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ दो बातें मेरा ध्यान खींचती हैं। एक तो इंडिया और भारत दोनों नामों का इस्तेमाल, और दूसरा ये राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना। दोनों ही बहुत सोचे समझे फैसले थे। संविधान सभा में नामों पर काफी बहस हुई थी। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, तो कुछ आधुनिक नाम इंडिया के पक्ष में थे। तो बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, और दोनों को अपना लिया। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है वो है यूनियन यानी संघ। हाँ, ये मेरा सवाल था, क्योंकि अमेरिका को तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हमने जानबूझकर फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द क्यों चुना? इसमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर बहुत साफ साफ कहा था। उन्होंने कहा कि भारत का संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा, जैसे अमेरिका में हुआ था? हाँ, बिल्कुल। वहां तो अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया। भारत में राज्यों को यह अधिकार है ही नहीं कि वे संघ से अलग हो जाएं। अच्छा। इसीलिए उन्होंने उस मशहूर वाक्य का इस्तेमाल किया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। An indestructible union of destructible states. विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये सुनने में जितना दमदार है, इसका मतलब तो और भी गहरा हुआ। मतलब संघ यानी भारत टूट नहीं सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संसद यानी केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, यहाँ तक कि एक राज्य को खत्म करके दो नए राज्य भी बना सकती है। लेकिन कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं अब भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। कभी नहीं। ये शक्ति केंद्र को बहुत मजबूत बनाती है। और यहीं पर शायद अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है ना? हाँ, अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लीजिए भविष्य में कोई पड़ोसी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे, तो संसद अनुच्छेद 2 के तहत कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल। सबसे क्लासिक उदाहरण है सिक्किम। 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था? उसे बाहर से शामिल किया गया। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 हुआ बाहरी इलाकों के लिए। तो फिर अनुच्छेद 3 क्या करता है? उसे इंटरनल रीएडजस्टमेंट भी कहा गया है। अनुच्छेद 3 देश के अंदर की राजनीतिक ज्योग्राफी को बदलने का अधिकार देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। इसके तहत संसद 5 काम कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, नाम भी बदल सकती है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है। तेलंगाना का बनना या उत्तराखंड का बनना, ये सब इसी के तहत हुआ? जी, ये सब अनुच्छेद 3 की ही शक्ति का नतीजा है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या संसद सुबह उठकर तय कर सकती है कि चलो आज एक राज्य के 2 टुकड़े कर देते हैं? नहीं, एक प्रक्रिया है, लेकिन वो भी केंद्र को ही ज्यादा ताकत देती है। ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ओके। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। 1 मिनट, ये दिलचस्प है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश को बांटने का बिल है तो उसे पहले यूपी की विधानसभा के पास भेजा जाएगा। तो क्या राज्य की राय मायने रखती है? अगर विधानसभा कह दे कि हमें ये मंजूर नहीं है, तब? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है।
राज्य की राय मानना केंद्र या संसद के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। राज्य हाँ कहे या ना, संसद अपने हिसाब से आगे बढ़ सकती है। अंतिम फैसला संसद का ही होता है। तो इसका मतलब देश का नक्शा बदलना इतना आसान है, बिना किसी बड़े संविधान संशोधन के? बिल्कुल। और ये एक सोची समझी रणनीति थी। अनुच्छेद 4 इसी बात को साफ करता है। वो कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए संसद में सिर्फ साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी काफी है? हाँ, बिल्कुल। विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। संविधान निर्माता चाहते थे कि देश प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। उन्होंने राज्यों को पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि रेत पर खींची रेखाओं की तरह बनाया, जिन्हें जरूरत पड़ने पर मिटाकर दोबारा खींचा जा सके। लेकिन इसमें एक पेच है। बेरोबारी यूनियन केस का जिक्र आता है। अगर हमें अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो, तब क्या होगा? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। 1960 के बेरोबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फर्क समझाया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 आपको देश के अंदर बदलाव करने की शक्ति देता है, लेकिन अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति नहीं देता। अच्छा, वो संप्रभुता से जुड़ा मामला हो गया। बिल्कुल। और इसीलिए अगर आपको अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है, तो आपको बाकायदा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो एक मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, और जिसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। तो ये साफ है कि संविधान के हिसाब से जमीन यानी राज्य क्षेत्र पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में है। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से तो नहीं बनता, लोगों से बनता है। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि इस अविनाशी संघ का नागरिक कौन है। ये कहानी शुरू होती है संविधान के भाग 2 से। बिल्कुल। भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से जुड़ा है, और इसे समझने के लिए हमें उस समय के हालात को ध्यान में रखना होगा। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे। तो संविधान निर्माताओं के सामने सबसे पहला सवाल था कि आज मतलब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हो रहा है, उस दिन भारत का नागरिक कौन है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल था। तो अनुच्छेद 5 इसी का जवाब देता है। जी, अनुच्छेद 5 ने एक कट ऑफ डेट तय की और उस दिन नागरिकता के लिए 3 शर्तें रखी। पहली, आपका डोमिसाइल यानी अधिवास भारत में हो, और इसके साथ साथ या तो आप भारत में पैदा हुए हों, या आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। अच्छा, ये उन लोगों के लिए था जो पहले से भारत में थे। हाँ। और उन लोगों का क्या जो बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से भारत आए थे? उनके लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया। इसने उन लोगों को नागरिकता दी जो पाकिस्तान से भारत आए। इसमें भी एक तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। जो इससे पहले आ गए उन्हें आसानी से नागरिकता मिल गई, और जो बाद में आए, जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा और कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। और इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो भारत से पाकिस्तान गए पर फिर लौट आए। जी। तो ये सारे अनुच्छेद तो उस समय की जरूरत को पूरा करने के लिए थे। लेकिन जो बात आज भी उतनी ही जरूरी है वो है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत। ये कहाँ से आता है? ये आता है अनुच्छेद 9 से। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली अनुच्छेद है। ये साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने आप मतलब आप एक ही समय पर भारत और मान लीजिए कनाडा दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। जैसे ही आप कनाडाई नागरिक बने, आप भारतीय नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इसके पीछे क्या सोच थी? अमेरिका जैसे देशों में तो राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता होती है। इसके पीछे भी वही सोच थी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स के पीछे थी, एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना। संविधान निर्माता किसी भी तरह की दोहरी निष्ठा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। अच्छा। वो चाहते थे कि हर नागरिक की पहली और आखिरी पहचान भारतीय हो, न कि गुजराती या तमिल या बंगाली। एकल नागरिकता उसी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक जरिया थी। सही बात है। तो संविधान ने तो सिर्फ ये बताया कि 1950 में नागरिक कौन होगा। उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, इसके नियम कौन बनाएगा? ये शक्ति अनुच्छेद 11 ने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दी है। राज्यों के पास इस पर कोई शक्ति नहीं है। कोई शक्ति नहीं है। ये भी राष्ट्रीय एकता की भावना के हिसाब से ही है, ताकि पूरे देश में नागरिकता के लिए एक ही कानून हो। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया।
हाँ, जो आज भी हमारे नागरिकता कानून का आधार है। और ये अधिनियम नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके बताता है। जी, 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से, मतलब अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, देशीयकरण द्वारा, मतलब नेचुरलाइजेशन। और पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। जैसे जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। अच्छा, और नागरिकता खत्म होने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। त्याग देना, बर्खास्तगी और वंचित किया जाना। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इनमें बारीक फर्क है। त्याग देना या रिनंसिएशन का मतलब है जब आप खुद अपनी मर्जी से कहते हैं कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहा हूं। ओके। बर्खास्तगी या टर्मिनेशन तब होती है जब आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं। ये अनुच्छेद 9 का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। आपकी नागरिकता अपने आप खत्म। और तीसरा, वंचित किया जाना? वंचित किया जाना या डेप्रिवेशन एक तरह की सजा है। ये तब होता है जब सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है। किन वजहों से? जैसे कि आपने नागरिकता धोखाधड़ी से हासिल की हो, या आपने संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश से संपर्क रखा हो। समझ गई। अब इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 में एक बड़ा संशोधन हुआ, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद कानून रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना था। और ये 6 समुदाय कौन से थे? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो इसमें मुख्य बदलाव क्या किए गए थे? 2 मुख्य बदलाव थे। पहला, एक कट ऑफ डेट तय की गई। कानून के मुताबिक जो लोग इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और दूसरा बदलाव? दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव देशीकरण या नेचुरलाइजेशन की शर्त में था। आमतौर पर भारत की नागरिकता के लिए आपको कम से कम 11 साल भारत में रहना पड़ता है। इस कानून के तहत इन 6 समुदायों के लोगों के लिए ये अवधि घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई। जैसा कि मैंने कहा, ये कानून काफी विवादों में भी रहा। इसकी आलोचना के क्या बिंदु बताए जाते हैं? देखिए, हमारा काम सिर्फ जानकारी को निष्पक्ष रूप से रखना है। तो इसकी आलोचना मुख्य रूप से 2-3 आधारों पर की गई। एक तर्क ये दिया गया कि इसमें धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है, जो शायद संविधान के अनुच्छेद 14 यानी सामान्यता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है। और दूसरा, आलोचकों ने सवाल उठाया कि इसमें सिर्फ 3 देशों को ही क्यों चुना गया, और म्यांमार या श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को क्यों शामिल नहीं किया गया। और तीसरा, एक खास धर्म के लोगों को इसमें शामिल ना करने पर भी काफी बहस हुई। जी, वही सरकार का पक्ष ये था कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अच्छा। और इसका उद्देश्य बंटवारे की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना और पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जहां केंद्र को राज्यों की सीमाओं को बदलने का असाधारण अधिकार है, और दूसरी तरफ हमने नागरिकता के मामले में एकल नागरिकता के मजबूत सिद्धांत को समझा। बिल्कुल। आज हम उन 3 हिस्सों पर चर्चा करेंगे जो हर नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर छूते हैं। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें DSP भी कहते हैं। और आखिर में भाग 4A यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। और मैं ये बता दूं कि UPSC हो, SSC हो या कोई भी स्टेट PCS परीक्षा, हाँ, इन 3 भागों से हर साल सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के उस हिस्से से जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार। ये नाम ही अपने आप में बहुत वजनदार लगता है। और ये वजनदार है भी। देखिए, मैग्ना कार्टा इतिहास का वो पहला दस्तावेज था जिसने कहा कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा। हमारे संविधान का भाग 3 ठीक यही काम करता है। ये सरकार की शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है, एक सीमा तय करता है। जी। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने वाली एक ढाल है। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ है? जब हम कहते हैं राज्य, तो इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 इसी को बताता है ना? बिल्कुल।
और ये समझना बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बहुत व्यापक बना देता है। जैसे? इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं हैं, आपकी संसद, विधानमंडल, नगरपालिका, पंचायत, मतलब लोकल बॉडीज भी। हाँ, और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। आसान शब्दों में, कोई भी संस्था जो सरकारी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। एकदम सही। और यहीं पर अनुच्छेद 13 की भूमिका आती है, जिसे जुडिशियल रिव्यू की नींव कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, ये क्या है? अनुच्छेद 13 एक तरह से इन अधिकारों का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? दिलचस्प। हाँ, ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो आज बना हो या आजादी से पहले का हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो शून्य हो जाएगा, रद्द माना जाएगा, वॉइड। अच्छा, मतलब कोर्ट उसे खत्म कर सकती है। जी, इसी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो शक्ति मिलती है जिससे वे संसद के बनाए कानूनों की भी समीक्षा कर सकते हैं। ये लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो चलिए अब उन अधिकारों की बात करते हैं जिनकी रक्षा ये अनुच्छेद करता है। कुल 6 मौलिक अधिकार है। शुरुआत करते हैं पहले से, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 तो कहता ही है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये हजारों साल पुरानी एक सामाजिक कुरीति पर सीधा प्रहार था। और इसी में अनुच्छेद 18 भी है, जो उपाधियां मतलब टाइटल्स का अंत करता है, जैसे महाराजा, राय बहादुर, ये सब उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से हो। लेकिन सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां दी जा सकती हैं, जैसे डॉक्टर या कर्नल। हाँ, वो दी जा सकती हैं, क्योंकि वो योग्यता पर आधारित हैं, वंश पर नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चित अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगर समानता लोकतंत्र की नींव है तो स्वतंत्रता उसकी धड़कन है। वाह। अनुच्छेद 19 हमें कई तरह की आजादियां देता है। बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी भी इसी में है। जी, लेकिन यहाँ एक पेंच है, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हाँ, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, राज्य देश की सुरक्षा या नैतिकता जैसे कारणों से प्रतिबंध लगा सकता है, और यही उचित क्या है, इस पर दशकों से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और इसी बहस के बीच आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो शायद संविधान का सबसे ज्यादा विस्तार पाने वाला अनुच्छेद है। बिना किसी शक के, ये सिर्फ सांस लेने का मतलब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, डिग्निटी। अच्छा, और इसी व्याख्या के चलते कई नए अधिकार इसमें जुड़ गए हैं ना? जी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। तो राइट टू प्राइवेसी हमारे संविधान में सीधे तौर पर लिखा नहीं था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके बनाया। बिल्कुल, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये एक जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो समय के साथ खुद को ढालता है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24, ये मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है। ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और खासकर बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता? वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की गारंटी है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी है। ठीक है। और पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो खास तौर पे अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज के लिए है। जी, अनुच्छेद 29 और 30,
ये भारत की विविधता को सहेजने का एक वादा है। ये कैसे? ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है, और साथ ही अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन अगर सरकार ही इनका उल्लंघन करे तो एक आम नागरिक क्या करेगा? और शायद इसी सवाल का जवाब है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस एक अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खोखले वादे रह जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये असाधारण शक्ति देता है कि अगर उसकी किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं, सीधा देश की सर्वोच्च अदालत में। जी हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपनी 5 रिट्स यानी विशेष आदेश जारी करता है। ये क्या है? ये रिट्स असल में लोकतंत्र के इमरजेंसी टूल्स हैं। इमरजेंसी टूल्स जैसे? सोचिए, सरकार ने किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया तो हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहती है, इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और कारण बताओ। मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। एग्जैक्टली, ये राज्य की मनमानी पर एक सीधी लगाम है। इसी तरह मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी और को वारंटो हैं, जो प्रशासन को उसकी सीमाओं में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि संविधान नागरिकों को क्या देता है, लेकिन क्या उसने सरकार को भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं कि एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व डीएसपी आते हैं। इनमें और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जहां मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, वहीं डीएसपी भी सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, ये संविधान का विजन बोर्ड है जो बताता है कि भारत को भविष्य में एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ये डीएसपीपी अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये नॉन जस्टिशिएबल है। तो फिर इन्हें रखने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, भले ही आप इन्हें लागू करवाने कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये 2 तरह से काम करते हैं। एक, ये सरकारों के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं कि कानून कैसे होने चाहिए, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन या समान काम के लिए समान वेतन। और दूसरा तरीका? दूसरा, और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये नागरिकों के हाथ में एक पैमाना देते हैं। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो आप सरकार के काम को इन्हीं सिद्धांतों पर तौल सकते हैं। अच्छा, मतलब ये अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लागू होते हैं। बिल्कुल सही। पंचायती राज व्यवस्था या मातृत्व लाभ से जुड़े कानून, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं डीएसपी में ही हैं। यहाँ तक कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भी यही मिलता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो ये हो गया कि सरकार से क्या उम्मीदें हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। एक नागरिक से क्या उम्मीद की जाती है? मौलिक कर्तव्य। ये तो मूल संविधान में नहीं थे, है ना? सही कहा आपने। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। किसी समिति की सिफारिश थी? हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऐसा महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की मांग ही ना करें, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कुछ दायित्वों को भी समझें। एक संतुलन बनाने की कोशिश। जी। भाग 3 आपको अधिकार देता है, तो भाग 4A आपको याद दिलाता है कि नागरिकता एक 2 तरफा सड़क है। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनमें से कुछ मुख्य कौन से हैं? इसमें कुछ बहुत बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे संविधान का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो सबसे पहला है। जी। फिर देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, और 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, वो हर माता पिता का दायित्व है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अधिकारों की तरह क्या ये कर्तव्य भी नॉन जस्टिशिएबल है? हाँ, इन्हें भी लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। ये भी नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता की तरह है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा देश सिर्फ अच्छी सरकार से नहीं, बल्कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों से भी बनता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ये 3 भाग अधिकार, निर्देशक तत्व और कर्तव्य मिलकर ही भारतीय नागरिकता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। भाग 3 एक नागरिक को व्यक्ति के रूप में ताकत देता है। भाग 4
राज्य को एक कल्याणकारी संस्था बनने का लक्ष्य देता है। और भाग 4A नागरिक को समाज और राष्ट्र के सदस्य के रूप में उसकी जिम्मेदारियां बताता है। एक अद्भुत संतुलन। यह सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है, यह एक दर्शन है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारों की व्याख्या बदलती रहती है, डीएसपी पे नए कानून बनते रहते हैं। हमारा संविधान बहती हुई नदी की तरह है। तो दोस्तों, आज हमने संविधान के 3 सबसे जरूरी भागों को बहुत ही सरल भाषा में समझा। पॉलिटी से डरना नहीं है, इसे समझना है। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जब कभी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और समाज के भले के लिए बनाए गए डीएसपीपी के बीच टकराव हो, तो किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को या समाज को? ये एक बहुत गहरा सवाल है। खैर, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लॉन्ट्रिक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे पॉलिटी मास्टर क्लास के अगले भाग में। धन्यवाद।